हाँ, ये बात सही है कि अगर वो 3 से 2 पर आएगा, दूसरा एटम का इलेक्ट्रॉन जो है, अगर वो 3 से 2 पे आएगा तो वो जो फोटोन एमिट करेगा उसकी लाइन तो ऑलरेडी है। अगर सेम फोटोन एमिट होगा तो वो वाली लाइन और गहरी हो जाएगी। हाँ, ये बात सही है कि अगर वो 3 से 2 पर आएगा, दूसरा एटम का इलेक्ट्रॉन जो है, अगर वो 3 से 2 पे आएगा तो वो जो फोटोन एमिट करेगा उसकी लाइन तो ऑलरेडी है। अगर सेम फोटोन एमिट होगा तो वो वाली लाइन और गहरी हो जाएगी। सवाल को ढंग से पढ़ना है। केमिस्ट्री में क्या होता है ना, केमिस्ट्री में जब सवाल दिया जाएगा आपको तो उसके अंदर बहुत बारीक बारीक इंफॉर्मेशन छुपा के देगा, तो आपको फिगर आउट करना रहेगा। कहीं हम जल्दीबाजी में ऐसा तो नहीं कर रहे हैं योगेश कि हम लोगों ने जल्दीबाजी में n = 5 ले लिया हो। हेलो, हाँ जी बच्चों, वॉइस एकदम क्लियर आ रहा है, दिखाई एकदम साफ दे रहा है। जस्ट रेज योर हैंड्स, एवरीथिंग इज ओके, फाइन। सो लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ बात कर रहे थे? हम लोग बात कर रहे थे कि कितनी नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस हमें देखने को मिल सकती हैं, और नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस को अपन लोग एक्सप्लेन कर रहे थे। तो वहीं से आज की क्लास को आगे बढ़ाएंगे। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस को हम लोग समझ रहे थे, हिंदी में स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या, वहां हमारी बात चल रही थी। फाइन। हाँ, इस चैप्टर को हम लोग 18 to 19 लेक्चर्स में प्लान कर रहे हैं, बिकॉज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर JEE एडवांस एज वेल, फॉर मेंस एज वेल। तो हम लोग इसको 18 to 19 लेक्चर्स के अंदर वाइंड अप करने का प्लान कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम हम लोग थोड़ा सा इस सेशन में मैं इस लेक्चर को, या फिर आप कह सकते हो कि इस चैप्टर को और डेप्थ में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ताकि कहीं से भी सवाल है हम लोग बना सकें। तो थोड़ा पेशेंस रखना होगा, सवालों को अटेम्प्ट करना होगा, ट्राई करना होगा। बट हाँ, इस बात की गारंटी है कि जब 18-19 लेक्चर में ये पूरा चैप्टर फिनिश होगा तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छे लेवल पे होगा, आपसे हर प्रकार के सवाल बनेंगे। राइट, चलिए, तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस के ऊपर और बात करते हैं। हम लोग यहाँ पे जब कल डिस्कस कर रहे थे बेटा, तो आपको याद होगा कि मैं बार बार एक टर्म यूज कर रहा था, सैंपल। सैंपल का मतलब क्या होता है? सैंपल का मतलब होता है कि आपके पास नंबर ऑफ एटम्स बहुत सारे हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास नंबर ऑफ एटम केवल एक ही है, बहुत सारे नंबर ऑफ एटम्स हैं। जब हम ऐसा बोलते हैं तो हम सैंपल की बात कर रहे होते हैं। तो हम एक सैंपल के लिए चेक कर रहे थे n = 5 से n = 1 के लिए। हम एक बार इसको फिर से रिवाइज करते हैं। आप लोगों को याद होगा मैं क्या पढ़ा रहा था। जैसे लेट सपोज दिस इज n = 1, दिस इज n = 2, this is n = 3, this is n = 4, and this is n = 5। सीखने वाली बात क्या है? सीखने वाली बात यह है कि नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस हम लोग कैसे काउंट करते हैं। देखो, अगर सैंपल है तो बहुत सारे एटम्स हैं। मान लेते हैं एक एटम ने ऐसा प्लान किया कि वहां जो इलेक्ट्रॉन n = 5 से नीचे आ रहा है, पहले वो 4 पे आया, फिर वो 4 से 3 पे आया, फिर वो 3 से 2 पर आया, और फिर 2 से 1 पे आया। तो इस प्रकार के ट्रांजिशन से अगर हम फोटोग्राफिक प्लेट रखें तो हमें फोटोग्राफिक प्लेट पर जो इंप्रेशंस मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे? जब वो 5 से 4 पे आएगा तो वो एक फोटोन बाहर फेंकेगा, वो जाकर के एक लाइन बनाएगा, है ना। तो वो लाइन कुछ ऐसी दिख रही है, ठीक है। फिर जब इलेक्ट्रॉन 4 से 3 पे आ रहा है तो फिर से एक लाइन बना रहा है। इलेक्ट्रॉन आपका 3 से 2 पे आ रहा है तो फिर से एक लाइन बना रहा है। इलेक्ट्रॉन आपका 2 से 1 पे आ रहा है तो फिर से एक लाइन बना रहा है। तो मतलब 4 स्पेक्ट्रम लाइन या 4 स्पेक्ट्रल लाइंस जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है ना योगेश, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा कौन कौन से ऑप्शंस हैं? इसके अलावा ऑप्शन ये है कि इलेक्ट्रॉन अगर यहां से जंप करता हुआ, मतलब n = 5 से जंप करता हुआ इलेक्ट्रॉन n = 3 पे आ जाए तो एक लाइन बन सकती है। अच्छा, ये वाली लाइन बन सकती है। क्या ये लाइन पहले वाली लाइन से डिफरेंट होगी? बिल्कुल, क्योंकि यहां पे जो फोटोन निकलेगा वो E5 - E3 के हिसाब से निकलेगा। तो यस, ये डिफरेंट है, तो ये हमें एक डिफरेंट लाइन यहां पे मिल सकती है। अच्छा सर, फिर वापस 3 से 2 पे आता है तो फिर हमें डिफरेंट लाइन मिलेगी क्या? क्या मुझे इस लाइन को काउंट करना चाहिए? तो मुझे इस लाइन को काउंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि 3 से 2 की लाइन में ऑलरेडी काउंट कर चुका हूं। हाँ, ये बात सही है कि अगर वो 3 से 2 पर आएगा, दूसरा एटम का इलेक्ट्रॉन जो है, अगर वो 3 से 2 पे आएगा तो वो जो फोटोन एमिट करेगा उसकी लाइन तो ऑलरेडी है। अगर सेम फोटोन एमिट होगा तो वो वाली लाइन और गहरी हो जाएगी।
मान लेते हैं ये वाली लाइन थी 3 से 2 तक की, ये और गहरी हो जाएगी, पर हमें नई लाइन नहीं मिलेगी। क्या मेरी बात को प्रोसेस कर पा रहे हो, है ना, प्रोसेस कर पा रहे हैं कि 3 से 2 पे हमें नई लाइन नहीं मिलेगी, है ना, मजीद नई लाइन नहीं मिलेगी बेटा, है ना। अच्छा ठीक है, फाइन। तो मतलब ये एक नया ट्रांजिशन हो सकता है। अच्छा सर, मेरे दिमाग में ऐसा आ रहा है कि ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि एक इलेक्ट्रॉन नया रास्ता चुने, 5 से लेकर डायरेक्ट 2 पे जंप करे। बिल्कुल, तो उससे भी एक नई लाइन मिल सकती है, बिल्कुल मिल सकती है। अच्छा सर, दिमाग में ये भी आ रहा है कि आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो 5 से 4 पे जंप कर जाए, तो वो तो लाइन पहले से काउंट हो चुकी है, पर अगर वो 4 से डायरेक्ट 1 पे आ जाए तो वो भी तो पॉसिबिलिटी है। बिल्कुल, तो 4 से डायरेक्ट 1 पे आने की पॉसिबिलिटी, ये वाली पॉसिबिलिटी भी है, तो एक लाइन अपन को और मिल सकती है। हमारा काम है डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचना। सर पॉसिबिलिटी तो ये भी है कि वो 4 से 2 पे आ जाए, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, तो एक लाइन हमें और मिल सकती है, ये भी हम सोच सकते हैं। सर ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि पहले इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां से 3 पर आए। अच्छा, तो इलेक्ट्रॉन का यहां से जंप करके 3 पे आना, ये तो हम काउंट कर चुके हैं, उसको तो वापस नहीं लेंगे। 3 से 2 पर आना वो भी काउंट हो चुका है, पर 3 से 1 पे डायरेक्ट आना ये तो काउंट नहीं हुआ ना, तो ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 5 कुछ रह गया ना, एक पॉसिबिलिटी रह गई है। और कौन कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है देखें। इलेक्ट्रॉन चारों बार से आ रहा है, वो हम लोगों ने काउंट कर लिया। इलेक्ट्रॉन 5 से 3 पे जंप कर रहा है, वो हमने काउंट कर लिया। इलेक्ट्रॉन 5 से डायरेक्ट 2 पे जंप कर रहा है, वो हम लोगों ने काउंट कर लिया। इलेक्ट्रॉन 4 से 1 पे जंप कर रहा है, वो हमने काउंट कर लिया। 4 से 2 वाला हम काउंट कर चुके हैं, 3 से 1 वाला हम काउंट कर चुके हैं। क्या कोई और पॉसिबिलिटी रह रही है? हाँ, 5 से डायरेक्ट 1 पे जंप कर जाए, ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है ना, तो ये वाली पॉसिबिलिटी भी है कि डायरेक्ट 5 से 1 पे जंप कर जाए, तब भी हमको एक लाइन मिल सकती है। तो यस, दैट इज इक्वल टू 10। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस जो हैं वो आपको क्लियर हो गया सभी बच्चों को? जस्ट रेज योर हैंड्स। आगे बढ़ रहे हैं फिर अपन, है ना। चलो, इसको करने का एक तरीका और है, NC2 से भी आप निकाल सकते हैं। n(-1/2) n है जहां से जंप करके आ रहा है, तो 5 से जंप करके आ रहा है, तो यहां से आप कर सकते हैं 10 ऐसे। ठीक है, अब थोड़ा आगे की बात समझते हैं। आइसोलेटेड एटम के लिए कैसे रहता है, विलगित परमाणु के लिए, यहां कुछ नया सीखने को मिलेगा। चलिए आइसोलेटेड एटम के लिए चेक करते हैं। कि आइसोलेटेड एटम के लिए हम कैसे बोल सकते हैं। ओके गाइस, देखो लेते हैं, लॉजिकली सोचते हैं। सेम सिनेरियो को इमेजिन करते हैं कि ये n=1 है, ये n=2 है, ये n=3 है, 4 है, 5 है। अच्छा, आपको क्या लगता है, एक ही परमाणु है, एक ही परमाणु है, बहुत सारे अलग अलग परमाणु नहीं है हमारे पास? यहां तो क्या हो रहा था ना कि जैसे मान लो हाइड्रोजन का आपने सैंपल लिया, बहुत सारे परमाणु हैं, तो एक परमाणु इस वाले ट्रांजिशन को फॉलो करता हुआ आ रहा है, तो ऐसे आ गया, दूसरा इसको फॉलो करता हुआ आ रहा है, तीसरा इसको फॉलो करता हुआ आ रहा है, चौथा इसको फॉलो करता हुआ आ रहा है, ऐसे। यहां पर एक ही परमाणु है और परमाणु है ही नहीं, तो एक ही परमाणु है तो एक बार ही जंप हो सकता है। इस इलेक्ट्रॉन के पास एक ही तरीका है जंप करने का, और बहुत सारे मेथड्स हम लोग नहीं सोच सकते। और कहने का मतलब यह है कि हाँ, एक के केस में मल्टीपल मिल सकता है, एक के केस में मल्टीपल मिल सकता है। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। जैसे एक एटम था, एटम नंबर 1 ने 4 लाइंस बनाई, तो एटम नंबर 2 ने इस तरीके को फॉलो करते हुए एक और एक्स्ट्रा लाइन बना दी।
एटम नंबर 3 ने इस तरीके को फॉलो करते हुए एक लाइन और एक्स्ट्रा बना दी, एटम नंबर 4 ने इस तरीके को फॉलो करते हुए एक लाइन और एक्स्ट्रा बना दी, एटम नंबर 5 ने इसको फॉलो करते हुए एक लाइन और एक्स्ट्रा बना दी। ऐसे अपन ऑब्जर्व कर रहे हैं कि मल्टीपल लाइंस बनती जा रही हैं, पर यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसी को जंप करके नीचे आना है बस। ये जितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस बना सकता है वही मिलेंगी, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो मैक्सिमम लाइंस यहां पे कितनी मिलेंगी सोचो, यहां पे मैक्सिमम लाइंस कितनी मिलेंगी। अब आपको यह नहीं सोचना है कि कोई मदद करने वाला है, यह अकेला इलेक्ट्रॉन कितने तरीकों से नीचे आ सकता है कि अधिकतम रेखाएं बने। तो अधिकतम रेखाओं की संख्या यहां पे कितनी होगी, ये मैक्सिमम कितने तरीकों से आ सकता है, मैक्सिमम कितने तरीकों से नीचे आ सकता है, या ये किस तरीके से नीचे आ सकता है कि आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस मिले। सर फिर तो ऐसा करो आप कि सर पहले इसको यहां बुलाओ तो एक लाइन बन जाएगी, फिर यहां बुलाओ दूसरी लाइन, फिर यहां बुलाओ तीसरी लाइन, फिर यहां बुलाओ चौथी लाइन, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस मिलेंगी 4, क्योंकि कोई दूसरा एटम है ही नहीं। ये एक इलेक्ट्रॉन ही नंबर 5 से नंबर 1 तक नीचे किस प्रकार आए कि हमको मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस मिले। यह सवाल है जब हम बात करते हैं विलगित परमाणु की। और जब हम बात करते हैं सैंपल की, तो परमाणुओं की कोई संख्या नहीं है, चाहो जितना ले लो, बस ये गिन के बता दो कि कितनी नंबर ऑफ मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइंस हो सकती है। तो आपको डिफरेंस समझ में आया दोनों पॉइंट्स के बीच में, इसमें और इसमें, है ना। अच्छा, मिनिमम कितनी हो सकती है, मैक्सिमम तो 4 हो गई, मिनिमम, मिनिमम के बारे में सोच सकता है कोई, मिनिमम कितनी हो सकती है। एक इलेक्ट्रॉन को नीचे आना है तो सबसे कम तरीका कैसे ला सकता है वो। वेरी गुड, कई बच्चे उंगलियों से इशारा कर रहे हैं कि सर ये तो हो गया मैक्सिमम वाला केस। सर मिनिमम वाले केस में हो सकता है कि वो ज़्यादा दिमाग लगाए ना, डायरेक्ट ही नीचे आ जाए ऐसे, तो ये हो सकता है सर मिनिमम वाला केस। बिल्कुल सही, ये मिनिमम वाला केस हो सकता है, एब्सोल्युटली राइट, परफेक्ट, डन। लिख लो, अब सवाल करते हैं। जब आप सवाल करोगे तो आपको काफ़ी कुछ क्लियर होगा। लिखो इसको, सवाल लिखवाता हूँ फिर मैं आपको। चलो डन, आगे बढ़ रहे हैं। वंशिका ठीक है, ओके। क्वेश्चन नोट करेंगे। स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या ज्ञात करें। स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या ज्ञात करें यदि He प्लस के सैंपल में, यदि He प्लस के सैंपल में पांचवी उत्तेजित अवस्था से मूल अवस्था में पांचवी उत्तेजित अवस्था से मूल अवस्था में ट्रांजिशन हो रहा है।
ट्रांजिशन हो रहा है। चलिए विचार करिए, आसान है, फॉर्मूला अप्लाई करना है, ज़्यादा कुछ है नहीं बड़ी बात, बस तरीके से फॉर्मूला अप्लाई करना सीखना है ना। और इसका एक पार्ट और ले लेते हैं। न्यूनतम ऊर्जा ट्रांजिशन एवं अधिकतम ऊर्जा ट्रांजिशन। कौन सा होगा? ये भी सोचना है। ओके, स्टार्ट थिंकिंग। अगर ट्रांजिशन के लिए हिंदी वर्ड चाहिए, संक्रमण है वो वर्ड, है ना। चलिए डिकोड करते हैं इस सवाल को, है ना। देखो, क्या आप अवेयर हो सवाल क्या बोलना चाह रहा है? स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या ज्ञात करें यदि He प्लस। पहली बात तो हमें देखना होता है कि क्या हाइड्रोजन जैसा परमाणु है। बिल्कुल, He प्लस जो है वो हाइड्रोजन जैसा ही परमाणु है, तो कोई लोड लेने वाली बात तो है नहीं, सही है, हम लगा सकते हैं फॉर्मूले। दूसरा सैंपल है पांचवी उत्तेजित अवस्था, बस यही समझने वाली बात है। पांचवी उत्तेजित अवस्था का मतलब हो गया N इज इक्वल टू 6। क्या हम लोग N इज इक्वल टू 5 लेकर के गलती तो नहीं कर रहे थे? सवाल को ढंग से पढ़ना है। केमिस्ट्री में क्या होता है ना, केमिस्ट्री में जब सवाल दिया जाएगा आपको तो उसके अंदर बहुत बारीक बारीक इंफॉर्मेशन छुपा के देगा, तो आपको फिगर आउट करना रहेगा। कहीं हम जल्दीबाजी में ऐसा तो नहीं कर रहे हैं योगेश कि हम लोगों ने जल्दीबाजी में N इज इक्वल टू 5 ले लिया हो? कितने बच्चों ने लिया था N इज इक्वल टू 5? ओके, बचना है ना, इस तरह की मिस्टेक से बचना है। ठीक है, तो N इज इक्वल टू 6 से मूल अवस्था क्या होती है किसी के लिए भी? N इज इक्वल टू 1। तो N इज इक्वल टू 6 से मूल अवस्था N इज इक्वल टू 1 के लिए स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या, यार मेरे हिसाब से ये फॉर्मूला आपको पता है, इसमें तो दिक्कत ही नहीं है। तो आपको अगर नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस निकालनी है, स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या निकालनी है, तो स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या बताएंगे। फिर कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है? क्या हम इसमें n इंटू एन माइनस 1/2 वाला फॉर्मूला लगा लें? कोई दिक्कत तो नहीं है। तो n इंटू एन माइनस 1/2 वाला फॉर्मूला लगाएंगे। सो इट विल बी 6 माइनस 1/2, आ जाएगा 5 दिया 15, 15 स्पेक्ट्रल लाइंस हमें मिलेंगी। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगला पूछ रहा है कि न्यूनतम ऊर्जा और अधिकतम ऊर्जा का ट्रांजिशन कब होगा। देखो बेटा, आपको ये बात पता है क्या कि ऊर्जा जो बाहर निकल रही है वो फोटोन के रूप में निकल रही है। फोटोन के रूप में जो ऊर्जा बाहर निकल रही है वो ऊर्जा अंतराल के बराबर निकल रही है। मैं क्या बोल रहा हूं अंकित, प्रोसेस कर पा रहे हो? मैं ये बोल रहा हूं जैसे ये एनर्जी स्टेट है E1, ये एनर्जी स्टेट है E2, इलेक्ट्रॉन यहां पे बैठा हुआ था, फोटोन के रूप में एनर्जी लेकर के ऊपर गया। जब ऊपर गया तो वहां पे अस्थायी था, वहां पे उसको महसूस हुआ कि मैं यहां पे जिंदा नहीं रह पाऊंगा, वापस नीचे आया, तो उसने जो ऊर्जा बाहर निकाली वो फोटोन के रूप में बाहर निकाली, और ये उसका ट्रांजिशन है, ये उसका संक्रमण है। तो यहां पे आप बोल सकते हो कि एच म्यू इज इक्वल टू क्या है? E2 माइनस E1 है। तो जितना अंतर होगा E2 और E1 का, जितना डिफरेंस होगा उतना ही आपका ट्रांजिशन ज्यादा होगा। जितना E2 और E1 का डिफरेंस कम होगा उतना ही आपका ट्रांजिशन लो होगा, निम्न होगा। तो उच्च ट्रांजिशन ढूंढना है, अधिकतम ऊर्जा वाला ट्रांजिशन ढूंढना है, तो आपको यह देखना पड़ेगा कि जब इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा है तो मैक्सिमम एनर्जी गैप कितना ले सकता है ना। और आपको जब यह देखना है कि आप मिनिमम के बारे में सोच रहे हो, तो फिर बेटा यह चेक करना पड़ेगा कि सबसे छोटा वाला कितना ले सकता है ना। तो एक बार देखते हैं, बहुत सारी अच्छी केमिस्ट्री लगेगी इसके अंदर। ये N इज इक्वल टू 1 है,
ये n इज इक्वस टू 2 है, ये n इज इक्वस टू 3 है, ये n इज इक्वस टू 4 है, ये n इज इक्वस टू 5 है, ये n इज इक्वस टू 6 है। अच्छा मुझे बताओ सबसे ज्यादा एनर्जी का डिफरेंस कहां मिलेगा? सर अगर n इज इक्वस टू 6 से बात करें तो 6 और 1 के बीच में सबसे ज्यादा एनर्जी का डिफरेंस है, तो सबसे बड़ा संक्रमण कौन सा होगा, हाईएस्ट ट्रांजिशन कौन सा होगा, है ना, अधिकतम हाईएस्ट एनर्जी ट्रांजिशन कौन सा होगा? थोड़ी इंग्लिश लिख रहा हूं चलेगा, हाईएस्ट एनर्जी ट्रांजिशन कौन सा होगा? बेटा अपने आप को कंफर्टेबल करेंगे थोड़ा बहुत इंग्लिश वर्ड के साथ भी, जब आपको पता है कि संक्रमण को ही ट्रांजिशन बोलते हैं तो हमें पढ़ना है ना, बिकॉज मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अगर आप मेहनत कर रहे हो देन यू आर गोइंग इनटू द एनआईटी, यू आर गोइंग टू एम्स, यू आर गोइंग टू आईआईटी, मैं ये मान के चल रहा हूँ। मतलब मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ तुम लोगों को लेके कि तुम लोग जाओगे आईआईटीज में, एनआईटीज में, तो वहाँ तुम्हें सारी टर्म्स इंग्लिश में मिलेंगी। तो मेरा साथ में ये भी जिम्मेदारी बनती है कि मैं तुम्हें अभी इन सब चीज़ों के प्रति एक्सपोज्ड रखूँ, इंग्लिश टर्म्स के साथ फेमिलियर होना है, हाईएस्ट लोएस्ट ये सब, एनर्जी ये सब आपको फेमिलियर होने चाहिए आप इन सब चीज़ों से। हाँ जी, तो हाईएस्ट एनर्जी ट्रांजिशन, अधिकतम ऊर्जा कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाएगा, n इज इक्वल टू 6 से n इज इक्वल टू 1 में जाएगा, है ना। और यही सवाल ऐसा हो जाए कि लोएस्ट एनर्जी ट्रांजिशन कब होगा बेटा? लोएस्ट एनर्जी ट्रांजिशन के बारे में क्या ख्याल है? अच्छा देखो सबसे कम ऊर्जा अंतराल कहां पे मिल रहा है? सर जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं ना ऊर्जा अंतराल कम होता जाता है। देखो ये ऊर्जा अंतराल ज्यादा है, इससे कम ये है, इससे कम ये, इससे कम ये, इससे कम ये। तो हमारे केस में सबसे कम ऊर्जा अंतराल किसके बीच में है? n इज इक्वल टू 6 से n इज इक्वल टू 5 के बीच में। तो सबसे छोटा ट्रांजिशन कहां होगा? सबसे छोटा ट्रांजिशन होगा n इज इक्वल टू 6 से n इज इक्वल टू 5 के लिए। ऐसे अगर अच्छे अच्छे सवाल करके चले जाओगे तो आपको कभी भी इस चैप्टर में दिक्कत नहीं होगी। डन है? क्लियर है? जस्ट रेज योर हैंड्स। लिख लेंगे फिर आगे बढ़ रहे हैं, अगला सवाल कर रहे हैं। केमिस्ट्री में बारीक चीज़ों को ज़्यादा पूछा जाता है। अगला सवाल देखेंगे। ठीक है, नया लिखते हैं। लिखिए क्वेश्चन। मैक्सिमम नंबर ऑफ, आपको अधिकतम स्पेक्ट्रमी संख्याओं की संख्या ज्ञात करें। अधिकतम व न्यूनतम स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या ज्ञात करें। स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या ज्ञात करें यदि एक विलगित हाइड्रोजन परमाणु, एक विलगित हाइड्रोजन परमाणु 6th उत्तेजित अवस्था में हो। चलिए सोचिए कैसे करेंगे। ये आपसे हो जाना चाहिए, डायरेक्ट हो जाना चाहिए, इसमें जरूरत नहीं पड़नी चाहिए मेरी। करें, चलिए देख लेते हैं।
अधिकतम व न्यूनतम स्पेक्ट्रमी संख्याओं को ज्ञात करना है एक विलगित हाइड्रोजन परमाणु के लिए। तो विलगित हाइड्रोजन परमाणु के लिए मैक्सिमम लाइंस का फॉर्मूला मैंने क्या बता रखा था, जाके देखो n-1 लिखा होगा, चेक कर लो, कल के नोट्स में चेक कर लो, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया ना अभी, ये देखो यहाँ पे कि ये अधिकतम कितना आ सकता है। तो अधिकतम जो है वो n-1 है। वैसे आप लॉजिकली भी समझ सकते थे, जैसे n बराबर 5 से देखें तो 5 से 4 पे आया, 4 से 3, ये लॉजिकल था, और फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो 5 - 1 4, डायरेक्ट भी आप बोल सकते हैं। तो ऐसे यहां पर बस वो वाली गलती नहीं करनी है। यहां पे बोल रहा है कि 6 उत्तेजित अवस्था, तो n इज इक्वल टू कितना हो गया 7th, क्योंकि अगर 6th एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहा है तो वहां पे n इज इक्वल टू कितना होगा बेटा 7 होगा, है ना। तो मैक्सिमम लाइंस कितनी मिलेंगी 7 - 1 6 मिलेंगी। अच्छा हाँ, अगर हम समझना चाहें तो समझ भी सकते हैं, इलेक्ट्रॉन 7 से 6 पे आए, एक लाइन मिलेगी, एक लाइन मिलेगी, फिर 6 से 5 पे आए, 5 से 4 पे आए, 4 से 3 पे आए, 3 से 2 पे आए, 2 से 1 पे आए, तो 1 1 1 1 1 1, टोटल लाइन कितनी हो गई 6 हो गई। कितनों का सही था? वेरी गुड, सीख रहे हो। मतलब मिनिमम कितना होगा सर मिनिमम में तो दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, मिनिमम तो दुनिया का सबसे आसान ही तो हो गया, डायरेक्ट आ जाए 7 से 1 पे तो 1। ये सवाल सही था आपका? हाँ, मतलब प्रोसेस कर रहे हो आप चीज़ों को, अच्छा सिग्नल है। चलिए अगला सवाल करेंगे, ध्यान से लिख लेना, इस सवाल को लिख लो मेरे साथ साथ। एक विलगित हाइड्रोजन परमाणु के चौथी उत्तेजित अवस्था के लिए, चौथे उत्तेजित अवस्था के लिए स्वतः उत्सर्जन की स्थिति में, स्वतः उत्सर्जन की स्थिति में we have 4 options. First option is फोटोनों की अधिकतम संख्या, फोटॉन्स इंग्लिश में भी वही है, हिंदी में भी वही है, तो मैं ऐसे लिख रहा हूं, फोटॉन्स की अधिकतम संख्या दस है। फोटॉन्स की अधिकतम संख्या 6 है। फोटॉन्स की अधिकतम संख्या 6 है। लिखेंगे साथ में, सोचेंगे भी। यह है पराबैंगनी भाग में, यह पराबैंगनी भाग में, यह पराबैंगनी भाग में 2 फोटोन, यह पराबैंगनी भाग में 2 फोटोन उत्सर्जित कर सकता है। यह पराबैंगनी भाग में 2 फोटोन उत्सर्जित कर सकता है। उत्सर्जित कर सकता है, ठीक है बेटा। लास्ट ऑप्शन है
यदि एक अवरक्त भाग का फोटॉन, अगर एक अवरक्त भाग का फोटॉन अगर एक अवरक्त भाग का फोटॉन उत्सर्जित होता है तो उसके साथ एक दृश्य भाग का फोटॉन उत्सर्जित हो सकता है। एक दृश्य भाग का फोटॉन उत्सर्जित हो सकता है ना। और एक और दे रहे हैं अपन इसी का ई पोर्शन, यदि एक अवरक्त भाग का फोटॉन उत्सर्जित होता है तो उसके साथ एक दृश्य भाग का फोटॉन उत्सर्जित होगा। ठीक है, जो स्टेटमेंट करेक्ट है, करेक्ट पर अपन को टिक करना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है। आराम से पढ़िए, आराम से देखिए, फिर मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ मिलकर के। चलो करो। देखें, डिस्कस करना स्टार्ट करें। तो कौन कौन बच्चा डिस्कशन का पार्ट बनना चाहेगा? रेज योर हैंड्स, मतलब आप हैंड रेज कर सकते हैं। ठीक है, युवाओं को इन्वॉल्व कर रहे हैं, खुद को अनम्यूट कर लीजिए, बस बोलना कुछ नहीं है। हम लोग स्वीटी को इन्वॉल्व कर लेते हैं। लोकेश इन्वॉल्व होना चाहेंगे? ओके, लोकेश को इन्वॉल्व कर रहे हैं, अनम्यूट कर लीजिए आप, बस बोलना कुछ नहीं है। निशांत को इन्वॉल्व कर रहे हैं, वंशिका को इन्वॉल्व कर रहे हैं। चलिए करते हैं। एक विलगित हाइड्रोजन परमाणु के, बोलना कुछ भी नहीं जब तक मैं पूछूं नहीं, और कोशिश करना है कि डिस्टर्बेंस कम से कम हो आपकी साइड से। एक विलगित हाइड्रोजन परमाणु के चौथे उत्तेजित अवस्था के लिए, मतलब हमें क्लियर है कि ट्रांजिशन जो है वो n=5 से होना है। ठीक है, n=5, n=4, n=3, n=2, n=1। बढ़िया। सवाल बोल रहा है फोटोन की अधिकतम संख्या 10 है। देखो, अधिकतम संख्या निकालने के लिए हम n इंटू n-1/2 वाला फॉर्मूला सोचते हैं। क्या ये फॉर्मूला वैलिड रहेगा? क्या लगता है वंशिका? नहीं सर, क्योंकि वो विलगित हाइड्रोजन परमाणु। बिल्कुल सही। तो क्योंकि विलगित हाइड्रोजन परमाणु है इसलिए ये वाला फॉर्मूला नहीं रहेगा। मैक्सिमम लाइंस की बात करूं तो मैं डायरेक्ट बोल सकता हूं कि मैक्सिमम लाइंस के लिए, देखो जितनी लाइंस उतने फोटोन, ऑब्वियस सी बात है। तो मैक्सिमम लाइंस की बात करें तो 5 to 4, 4 to 3, 3 से 2, 2 से 1, मतलब वही 5-1। यहाँ पे जो फॉर्मूला रहेगा वो n-1, मतलब 5-1 का रहेगा, दैट इज 4। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस 4 है तो 4 ही फोटोन निकलेंगे। मैक्सिमम फोटोन 4 निकल सकते हैं, मिनिमम कितने निकल सकते हैं? 1। भाई इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ से यहाँ तक आया, एक फोटोन निकल गया, फिर 2, 3, 4, तो मैक्सिमम 4, और डायरेक्ट आ जाए तो 1। ठीक है, तो ये पहला वाला स्टेटमेंट तो आपका गलत हो जाता है। फोटोन्स की संख्या 6 है, ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इनको देखते हैं। यह पराबैंगनी भाग में 2 फोटोन उत्सर्जित कर सकता है। चलो एक बात बताओ मुझे, पराबैंगनी जो रेंज है, पराबैंगनी कब आता है? पराबैंगनी कब आ सकता है? n = 1 पर।
n बराबर 1 पर आ सकता है, बिल्कुल सही, n बराबर 1 पे आ सकता है, परफेक्ट है। सोचिए, इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक से ज्यादा तो है नहीं। अब ये इलेक्ट्रॉन पहले 4 पे आए, फिर 3 पे आए, फिर 2 पे आए, या 1 पे आए। तो ये 1 पर कितनी बार आया? सर ये 1 पर आया एक बार। तो एक फोटोन निकल सकता है जो किस रेंज का होगा? पराबैंगनी वाले रेंज का होगा। सही है। बच्चा बोल सकता है सर ऐसा भी तो पॉसिबल है। ये एक पॉसिबिलिटी, दिस इज द फर्स्ट पॉसिबिलिटी। अगर हम सेकंड पॉसिबिलिटी की बात करें, इलेक्ट्रॉन 5 से जंप करके 3 पे आ जाए, 3 से जंप करके इधर आए 1 पे। आप जितनी पॉसिबिलिटी सोच सकते हो, या हो सकता है एक बच्चा संजना के मन में आ जाए कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि 5 से 3 पे आ जाए, 3 से 1 पे आ जाए, चलेगा, फाइन। पर वो कितनी बार एक पर आ सकता है? कितनी बार एक पर आ सकता है? आएगा तो एक ही बार ना, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है। भाई सैंपल होता तो अलग बात होती, पर इलेक्ट्रॉन तो एक ही है, तो वो कहीं से भी घूम करके आए, आ तो केवल 1 पे एक बार ही सकता है ना। तो एक ही फोटोन निकल पाएगा ना जो पराबैंगनी का होगा। अच्छा, एक और बात सर, मेरे दिमाग में एक बात और है, क्योंकि मेरी केमिस्ट्री थोड़ी सी कमजोर है, तो मेरे दिमाग में एक बात और आ सकती है कि यहां से सर 2 पे आ जाए और फिर 2 से 1 पे आए। तो आपने पढ़ा तो रखा है कि 2 पर भी पराबैंगनी मिल सकता है। तो एक पराबैंगनी 2 पे ऐसे आ जाए तो यहां मिल जाएगा, एक नीचे आएगा तो दूसरा मिल जाएगा। पर इसमें आपकी केमिस्ट्री कमजोर है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर हम बामर सीरीज की बात करते हैं तो बामर सीरीज का जो फर्स्ट 4 ट्रांजिशंस हैं उनमें हमको दृश्य तरंगें मिलती हैं, पराबैंगनी नहीं मिलती है। मतलब बामर के हिसाब से देखें तो 3 से 2 में नहीं मिल सकती, 4 से 2 में नहीं मिल सकती, 5 से 2 में भी नहीं मिल सकती, 6 से 2 में नहीं मिल सकती, 7 से 2 में मिल सकती है। तो कल को इस सवाल को अगर आईआईटी मॉडिफाई करना चाहे तो ऐसे कर सकती है कि ट्रांजिशन 7 से हो रहा है, तब तो यस दिस स्टेटमेंट कैन बी ट्रू। यहां 7 के बाद अगर आता है तो एक बार वो यहां पे एमिट कर देगा पराबैंगनी, एक बार नीचे कर देगा। पर अभी के हिसाब से तो मैक्सिमम जितना पराबैंगनी फोटोन निकल सकते हैं वो एक ही है। ये 2 वाली बात बिल्कुल गलत है। क्या जितने बच्चे डिस्कशन में हैं किसी को कोई डाउट है इसके अंदर? नहीं? देखो, 2 ही चीजें, या तो मैं बहुत खराब पढ़ा रहा हूँ या मैं कुछ ज़्यादा ही अच्छा पढ़ा रहा हूँ, अदरवाइज डाउट्स आ जाते हैं। तो आप लोगों को ये डिसाइड करना है कि पढ़ाई कैसी चल रही है। आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है ताकि आपका दिमाग एकदम क्लियर रहे, क्योंकि अब इस पॉइंट में डी और ई में हम और दिमाग को खोलने की कोशिश करेंगे। चलिए, यदि एक अवरक्त भाग का फोटोन उत्सर्जित होता है, तो अवरक्त भाग का फोटोन उत्सर्जित हो चुका है, ये कह रहा है सवाल। अवरक्त भाग का फोटोन कैसे उत्सर्जित हो सकता है? अब उसके बारे में सोचते हैं। इंफ्रारेड कहां से आता है? बताया था ना मैंने, बामर सीरीज के बाद सब क्या है? इंफ्रारेड ही है। तो इंफ्रारेड ऐसे हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन जंप करके 4 पे आए तो इंफ्रारेड हो सकता है, या इलेक्ट्रॉन जंप करके 3 पर आए तो इंफ्रारेड हो सकता है। मतलब ये दोनों केसेस किसके बन रहे हैं? इंफ्रारेड के बन रहे हैं, अवरक्त के बन रहे हैं। कि इलेक्ट्रॉन को जो फर्स्ट जंप लेना है वो 5 to 4 लेना है और फिर 5 to 3 लेना है। ठीक है, अच्छा आगे बात करते हैं। तो उसके साथ एक दृश्य भाग का फोटोन उत्सर्जित हो सकता है। अच्छा जी, अब देखो, ये इलेक्ट्रॉन अगर यहां से जंप करके इधर आ जाए 2 पर, तो कौन सा फोटोन बाहर निकालेगा? दृश्य। हाँ, उसके बाद सही है कि वो 2 से 1 पे जाएगा तो फिर पराबैंगनी बाहर निकाल देगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर अवरक्त के साथ में दृश्य तो आ सकता है ना, तो अवरक्त के साथ में दृश्य भाग का फोटोन उत्सर्जित हो सकता है। सही लग रहा है स्टेटमेंट? क्या दिक्कत है भाई? पहले इलेक्ट्रॉन ये भी कर सकता है, अगर इलेक्ट्रॉन 3 पे आए और 3 से जंप करके 2 पे आ जाए, फिर 2 से 1 पे जाए, तो एक दृश्य वाला तो वो निकाल ही देगा ना। क्या दिक्कत है उसमें? क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? ऐसा भी हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट 5 से 2 पे आ जाए, ये तो सही नहीं है ना। 5 से 2 पे आना सही नहीं है ना, क्योंकि 5 से 2 पे आया तो फिर केवल दृश्य निकालेगा, अवरक्त नहीं निकाल पाएगा। तो वो कह रहा है कि अवरक्त के बाद दृश्य चाहिए। ठीक है,
तो ये स्टेटमेंट सही लग रहा है मुझे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कि यदि एक अवरक्त भाग का फोटोन उत्सर्जित होता है, मतलब आपका इलेक्ट्रॉन 5 से 4 पे गया, पहले 5 या फिर 5 से 3 पे आया, उसके बाद वो एक दृश्य भाग का फोटोन उत्सर्जित हो सकता है, हो सकता है। अगर वो यहां पे आने के बाद 2 पे आ जाए, फिर 1 पे जाए, तो यहां पे आएगा तो दृश्य निकाल देगा। अगर ये यहां पे आके नीचे जाए तो फिर दृश्य निकाल सकता है। तो स्टेटमेंट नंबर डी जो है वो मुझे सही लग रहा है। आप लोगों को सही है सर। सही है ना? ठीक है, ये देखते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। यदि एक अवरक्त भाग का फोटोन उत्सर्जित होता है तो उसके साथ एक दृश्य भाग का फोटोन उत्सर्जित होगा। देखो, अगर इंग्लिश में मुझे सवाल लिखना है ना, तो मैं यहां पे एक शब्द यूज करूंगा मे, और अगर मुझे ये यूज करना है तो मैं शब्द यूज करूंगा मस्ट। अब बताओ क्या ये सही है? व्हाट डू यू थिंक? इस स्टेटमेंट का मीनिंग समझेंगे अपन, है ना? इस स्टेटमेंट का प्रवीण मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। ये बोलना चाह रहा है, यदि एक अवरक्त भाग का फोटोन उत्सर्जित होता है, मतलब अवरक्त भाग का फोटोन उत्सर्जित हुआ, ठीक है, तो उसके साथ एक दृश्य भाग का फोटोन उत्सर्जित होगा ही होगा, ये कहना चाहता है, मस्ट। अच्छा, हमारा इलेक्ट्रॉन फिर की ले लेगा उसकी, कैसे देखना। इलेक्ट्रॉन 5 से जंप करके 4 पे आया, अव्यक्त किरणों वाला फोटोन बाहर निकल गया। उसके बाद इलेक्ट्रॉन 4 से जंप करके डायरेक्ट 1 पे चला गया, तो कौन सा फोटोन बाहर निकला? पराबैंगनी। क्या इसमें दृश्य फोटोन का नंबर आया? मजबूर नहीं कर सकते, तुम ये नहीं बोल सकते कि होगा ही होगा। ऊपर वाली लाइन सही थी कि हो सकता है, हाँ ठीक है, कि अगर वो यहां से पहले 2 पे आए फिर 1 पे आए तो वो दृश्य भी कर देगा, पराबैंगनी भी कर देगा। पर तुम ये नहीं बोल सकते कि अवरक्त फोटोन निकला है तो उसके पीछे पीछे दृश्य 100% निकलेगा, नहीं। अगर वो यहां से जंप करके मान लो यहां पे आया 3 से, हो सकता है वो यहां से डायरेक्ट नीचे आ जाए। तो ये स्टेटमेंट जो है ये आपका फिर गलत स्टेटमेंट हो जाता है। स्टेटमेंट कौन सा सही है? केवल इसमें डी स्टेटमेंट ही सही है। अब मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे आपको टॉपिक की फीलिंग भी डेवलप हो रही होगी, और एग्जाम में सवाल कैसे पूछ सकते हैं, बातें कैसे घुमा सकते हैं, वो भी आपको समझ में आ रहा होगा, है ना? ठीक है, रेज योर हैंड्स। चलो, बाकी सब बच्चे जो भी अनम्यूट थे खुद को म्यूट कर लेंगे। अब हम अगले सवाल पे चल रहे हैं जो आपके दिमाग को और खोलने का काम करेगा। और इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग किस तरह के लेवल पे पढ़ाई कर रहे हैं, हम लोग किस तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो क्लास में एकदम अलर्ट मोड में रहना पड़ेगा, रिवीजन करके आना पड़ेगा, है ना? और टाइम देना पड़ेगा सब्जेक्ट को, क्योंकि मेरे साथ चलने का मतलब ये होता है कि हम अच्छे से रिवाइज करके आ रहे हैं। ये बोर्ड की क्लासेस नहीं है, ये रफ्तार बैच नहीं है जो रफ्तार बैच के हिसाब से आ गए थे कि रफ्तार बैच में जैसे 1.5 महीने में हो गया था वैसा यहाँ जादू होगा, नहीं। इट टेक्स टाइम, समय लगेगा, और आपको धीरे धीरे अपनी अप्रोच को डेवलप करना पड़ेगा। तो रोज़ मेहनत करो, सवाल लगाओ, सोचो। कुछ वीडियो का पोर्शन लगता है डिफ़िकल्ट था, एक बार खुद से वापस ट्राई करो, पोर्शन को वापस से देखो। अगर आपको लग रहा है आपको समझ में आ जाता है, देखो मुझे समझ में आ जाता था जब मैं पढ़ाई करता था कि मैं यहाँ पे इसलिए अटक रहा हूँ क्योंकि मैंने लास्ट टू लास्ट क्लास के अंदर एक पर्टिकुलर टॉपिक को रिवाइज नहीं किया, इसलिए मैं यहाँ पे फंस रहा हूँ। तो मुझे तुरंत क्या करना है, क्लास के बाद जैसे ही टाइम मिलता है उसको रिवाइज करना है, इस चीज़ को वापस करना है ताकि हम ट्यून अप हो जाएं क्लास के साथ में, है ना? क्योंकि सवाल तो देखो ऐसा ही बनेगा, सवाल अच्छे बनेंगे, और अच्छे सवाल बनेंगे, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है समय के साथ साथ, सवाल अच्छे ही बनेंगे। और आपने चूज़ भी तो एएसएल को इसलिए किया था ना कि आपको अच्छा कंटेंट मिले, अदरवाइज तो बहुत लोग नाच नाच के पढ़ा रहे हैं। चलो लिखो सवाल, इसमें दिमाग लगाएंगे सब बच्चे। अधिकतम स्पेक्ट्रमी रेखाओं को प्रदर्शित करने के लिए अधिकतम स्पेक्ट्रमी रेखाओं को प्रदर्शित करने के लिए
हाइड्रोजन के सैंपल में न्यूनतम चौथी उत्तेजित अवस्था वाले परमाणुओं की आवश्यकता है। परमाणुओं की आवश्यकता होगी। चलिए, गिव इट अ ट्राई। देखें सवाल क्या बोल रहा है। अधिकतम स्पेक्ट्रमी रेखाओं को प्रदर्शित करने के लिए हाइड्रोजन के सैंपल में न्यूनतम फोर्थ उत्तेजित अवस्था वाले परमाणुओं की आवश्यकता होगी। न्यूनतम कितने, थोड़ी ग्रामर ठीक कर लेना बस, और तो सब ठीक है। भाषा तो तुम समझ ही गए होगे। कितने न्यूनतम फोर्थ उत्तेजित अवस्था वाले परमाणुओं की आवश्यकता होगी। सवाल देखते हैं क्या बोलना चाह रहा है। किसी का आंसर आया? किसी का आंसर आया? 1 2 3 4 है तो आप वैसे बता सकते हो। ओके ठीक है। हाँ बेटा, क्या अप्रोच ली? बताओ बेटा। हेलो। बोलिए। प्रणाम प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए। कैसे किया? सर जैसे आपने वो सैंपल बनाया था पिछली स्लाइड में, तो वहाँ पे आपने 4 जो एक एक करके आ रही थी, मतलब हाँ ये जो 4 अलग थी और ये 5 अलग थी, तो उन 4 को मैंने एक बना दिया जैसे कि आप पहले से बताते आ रहे हैं, और इन 5 को अलग कर दिया। सही 5 ये और एक वो। सही है, परफेक्ट। थैंक यू सर। ओके, म्यूट कर लो। चलो देखते हैं। n इज इक्वल्स टू 5, n इज इक्वल्स टू 4, n इज इक्वल्स टू 3, n इज इक्वल्स टू 2, n इज इक्वल्स टू 1। मैंने बराबर बना दिया, अब इतना दिल पे मत लेना है ना कि एनर्जी डिफरेंस सर आपने बराबर कैसे कर दिया, तो मैं समझाने के लिए, ठीक है। पर ठीक है, चलो जो कंसेप्ट है वो है। अब ठीक है, चलो देखो, आपको ये बताने की जरूरत तो नहीं है ना कि फोर्थ उत्तेजित अवस्था का मतलब होता है n इज इक्वल टू 5, वो हम समझ गए, ठीक है। हमें कितनी नंबर ऑफ लाइंस चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। वो कह रहा है अधिकतम स्पेक्ट्रमी रेखाओं को प्रदर्शित करना है, तो अगर सैंपल की बात हो रही है तो अधिकतम स्पेक्ट्रमी रेखाएं कितनी होंगी n बराबर 5 के लिए? 5 इंटू 5 माइनस 1 बाय 2 दैट इज 10। तो 10 स्पेक्ट्रमी रेखाओं को बनाने के लिए हमें न्यूनतम कितने परमाणुओं की आवश्यकता है, यह सवाल पूछ रहा है। आपको सवाल समझ में आ गया? भाई सैंपल में परमाणु बहुत सारे हैं, पर हमको 10 लाइनें चाहिए, 10 लाइनों के लिए मिनिमम कितने चाहिए? क्योंकि आपको पता है लाइनें ओवरराइट होती हैं, लाइनें ओवरराइट होती हैं। अगर जैसे कोई 3 से 2 पे गया, कोई दूसरा भी 3 से 2 पे गया, तो लाइनें एक दूसरे के ऊपर आ जाती है, हमें उनको काउंट नहीं करना है, हमें यूनिक लाइंस चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो लेट्स सी, पहले अपन देखते हैं कि एक परमाणु था जो यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां गया। तो 4 लाइंस तो इसने बना दी, बात ही खत्म। 4 लाइंस की टेंशन खत्म हो गई। आगे बात करते हैं कि और क्या तरीका हो सकता है। सर एक तरीका हो सकता है कि यहां से यहां पे आए और फिर यहां से यहां पे आ जाए, तो 2 ये लाइंस हो सकती हैं जो बिल्कुल अलग हैं, ये दूसरा एटम कर सकता है।
तीसरा एटम क्या कर सकता है, सर यहां से यहां है, नहीं सर वो तो हम काउंट कर चुके हैं ना, अच्छा छोड़ो, यहां से यहां वाला ठीक है, ये तो काउंट नहीं किया ना आपने, तो तीसरा परमाणु ये हो सकता है जो यहां से यहां है, वो तो काउंट हो गया, हटाओ उसको, ये तो नई लाइन मिलेगी, तो इससे हमें कितनी लाइन मिलेगी, नई, एक नई लाइन मिलेगी, इससे हमें एक नई लाइन मिलेगी। फिर आप बोलोगे सर ये भी हो सकता है कि ये यहां से यहां तक है, हाँ वो तो हम काउंट कर चुके हैं, ये वाला, इससे कितनी नई लाइन मिल रही है, सर इससे एक और नई लाइन मिल जाएगी, बढ़िया है, अच्छी बात है। ये भी तो हो सकता है सर कि यहां से यहां तक आए, इससे हमें एक और नई लाइन मिल जाएगी, अच्छा हाँ ये भी काउंट नहीं किया था अभी तक, ठीक है एक और, सर ये 10 हुई नहीं हुई, काउंट करो, मिनिमम परमाणु चाहिए जिनसे 10 बन जाए, सर 4 2 6 1 7 8 9 10 हो चुकी है, अच्छा कितने परमाणु काम आए, सर ये था फर्स्ट परमाणु जिसको ऐसे आना था, ये था सेकंड परमाणु, ये था थर्ड परमाणु, ये था फोर्थ परमाणु, ये था फिफ्थ परमाणु, ये था सिक्स परमाणु। इसके पहले वाले कंसेप्ट में मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस कितनी होंगी हमको ये गिनना था, इस वाले कंसेप्ट में हमको पता है कि हमको 10 लाइनें चाहिए, 10 लाइनों के लिए कम से कम कितने परमाणु चाहिए वो हमें गिनना था, गिन लिया हमने, तो कितने परमाणु लगेंगे, 6 परमाणु लगेंगे, तो यहां पे आ जाएगा 6, ऐसे, दिस ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। दिमाग लगाने लायक टॉपिक है, दिमाग लगाने लायक सवाल है। चलो आप चाहो तो एक्सप्लेनेशन को कॉपी कर सकते हो, फिर हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे जो कि एक बहुत ही अच्छा सवाल है, लिख लीजिए इसको आराम से। एक हाइड्रोजन ये सवाल लिखते जाओ बस शांति से, है ना, इस सवाल को बस शांति से नोट करते जाओ। एक हाइड्रोजन स्लैश हाइड्रोजन जैसी स्पीशीज एक हाइड्रोजन स्लैश हाइड्रोजन जैसी स्पीशीज में कुछ परमाणु निम्न ऊर्जा स्तर ए तथा कुछ परमाणु एक ऊर्जा स्तर बी में है, एक ऊर्जा स्तर बी में है, एवं इनके अलावा परमाणु किसी अन्य ऊर्जा स्तर में नहीं है, परमाणु किसी अन्य ऊर्जा स्तर में नहीं है।
गैस के परमाणु, गैस के परमाणु गैस के परमाणु एक 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले एकवर्णी प्रकाश के फोटोन से ऊर्जा ग्रहण करके उच्च ऊर्जा स्तर में उच्च ऊर्जा स्तर में संक्रमण करते हैं। तत्पश्चात स्वतः उत्सर्जन की प्रक्रिया में स्वतः उत्सर्जन की प्रक्रिया में 6 तरंग दैर्घ्य की विकिरण परमाणु द्वारा उत्सर्जित होती है। ठीक है। निकलने वाले कुछ फोटोनों की ऊर्जा निकलने वाले कुछ फोटोनों की ऊर्जा 2.55 है तथा कुछ फोटोनों की ऊर्जा 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा तथा कुछ की 2.55 से कम है। से कम है। फर्स्ट, प्रारंभ में उत्सर्जित ऊर्जा स्तर का मान बताना है।
मतलब n बताना है। सेकंड, गैस के परमाणु का परमाणु क्रमांक बताना है। थर्ड, उत्सर्जन फोटोन की अधिकतम और न्यूनतम ऊर्जा बतानी है। उत्सर्जित फोटोन की अधिकतम एवं न्यूनतम ऊर्जा बतानी है। अधिकतम एवं न्यूनतम ऊर्जा बतानी है। ये आपको करना है। ऑब्वियस ही बात है, ये सवाल आपके लिए होमवर्क है, सोचिए और कीजिए। और जब कभी भी इस चैप्टर का कोई भी टेस्ट हो, कुछ भी हो, और इस चैप्टर को रिवाइज करने का मन करे और इस चैप्टर में बोर के मॉडल को रिवाइज करने का मन करे, तो इस सवाल को आपको देख के जाना है। ये अपने आप में एक अच्छा सवाल है। चलिए, मिलेंगे अगली क्लास में। अगली क्लास में इसको कवर भी करेंगे।